साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं, जिसमें आज लास्ट चैप्टर बाजार में एक कमीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमें खेतों में कपास उगने से लेकर के और फाइनली कपड़ा बन करके मार्केट में बिकने तक के सारे प्रोसीजर को समझना है, और इस प्रोसीजर के बीच में जो एक श्रृंखला है, जो एक चैनल है, इसमें कौन कौन कहां कहां कितना लाभ कमा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या सबकी इनकम समान है या सबका प्रॉफिट समान है, इस एंगल को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में किसानों की परेशानियों को और जो बुनकर हैं उनकी परेशानियों को ध्यान में रखेंगे, और मिडिल मैन यानी कि जो क्रेता और विक्रेता हैं वो इससे कितना लाभ कमा रहे हैं, इनकी चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान हमारा इसी फैक्ट पे रहेगा कि बेसिक से बेसिक चीजों को भी हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करें, ताकि एक मार्केटिंग का भी स्तर और एक खेत से निकल करके सामान फाइनली कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, इस अप्रोच के साथ भी हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा चैप्टर। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8। यहाँ पर देखिए आपको एक शर्ट दिखाई दे रही होगी। उस शर्ट के बैकग्राउंड में यहाँ पर एक कारखाना दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपको एक बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही है जिस पर कुछ गट्ठर लदे हुए हैं कपास के। यहाँ पर आप कपास के कुछ बंडल को देख सकते हैं जो शायद ट्रांसपोर्ट से लाया गया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कपड़े का व्यवसायी कपड़े को बेच रहा है फाइनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हथकरघा उद्योग वाले जो है हथकरघे से जो है कपास को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कपास से कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सूत काट रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं खेतों से कपास के पौधों से कपास को निकाल रही हैं, और ये कपास का खेत है और ये उसका फूल है। हम लोगों को यहाँ बेसिकली पढ़ना है कि बाजार में एक कमीज के अंतर्गत, ये तो एक टाइटल है, लेकिन कैसे जो भी कपड़ा है, कैसे कपास किसान के खेतों से निकल करके और फिर मार्केट में आता है, कैसे उस पर प्रोसीडिंग यानी अन्य कार्यवाहियां या अन्य आवश्यक काम होते हैं, कैसे वो कपड़े के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कैसे उससे विभिन्न प्रकार के कपड़े का निर्माण अलग अलग फैक्ट्रियों में होता है, और कैसे उससे लोग पैसा कमाते हैं और फिर उस कपड़े को फाइनली अपने यहाँ मार्केट में, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट यानी बाहर के मार्केट्स में बेचने के लिए जो भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, होलसेलर हैं, उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एक कमीज की कहानी को बताया गया है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। यानी जब कपास खेतों में उग रहा होता है वहां से इसको शुरू किया गया है, और जब कमीज बिक जाती है, कपड़ा बन जाता है, और वहां पे किसको कितना लाभ मिलता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पढ़ना है। हम देखेंगे कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ती है। यानी जो लोग कपास की खेती कर रहे हैं और जो लोग उस कपास से बने हुए कपड़े की शर्ट या पैंट या कुछ भी कपड़ा खरीद रहे हैं, वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इसमें सबको बराबर का लाभ मिलता है? यानी जो किसान है जिन्होंने कपास को उगाने का काम किया है, और जो विक्रेता है, कपड़े का विक्रेता, क्या दोनों लोगों का लाभ समान है, या बीच में मान लीजिए और भी जो थोक विक्रेता हैं, क्या उनका भी लाभ समान है? इन सब चीजों को हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान का उदाहरण दिया गया है। स्वप्ना, जो कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। यानी एक महिला है जो खेती किसानी का काम करती है और अपने खेत में वो कुछ कपास की पैदावार करती है। कपास के पौधों पर आए डोडे, डोडे का मतलब फूल, जो कपास के पौधों पर लगते हैं, पक रहे हैं, और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। चटक मतलब जो, जैसे आपने गुलाब की कली देखी होगी, तो कली जब चटक जाती है तो वो उसमें से नीचे से फूल फिर निकलता है। तो यहाँ भी जो डोडे हैं वो पक गए हैं, यानी उनकी कैप खुल गई है और उसमें से अब कपास बाहर निकल रही है। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। रुई चुनने मतलब उन फूलों को तोड़ने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। अब देखिए, मान लीजिए वो खेतों में गई है, एक दिन जितने चटके हुए फूल खिले हुए मिले उसको उसने ले लिया, फिर दूसरे दिन गई, फिर तीसरे दिन गई। इसलिए ये कह सकते हैं कि मेहनत ज्यादा है और एक ही बार में सारा कपास वो कलेक्ट करके खेतों से नहीं ला सकती है।
रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि खेती के बाद सीधा व्यापारी के पास जाना चाहिए था, यानी बाजार में जाना चाहिए था, व्यापारी नहीं बाजार में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो व्यापारी के पास क्यों ले आई है? अब देखिए उसका कारण देखिए, और इसको पूरे पिछले जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पर ग्रामीण खेती और ग्रामीण लोगों की आजीविका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उससे आप कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। फसल को बोने से शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज खाद और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ही ऊंची ब्याज दर पे 2500 रुपया लिया था। देखिए वही चीज है कि जो किसान है उसके पास खुद रॉ मटेरियल का पैसा नहीं है, तो उसने बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए व्यापारी से क्या लिया? उधार लिया। तो जब सामान खेतों से फसल के रूप में आएगी तो उस व्यापारी को ही तो हमें देना पड़ेगा, पहले हमें उसका उधार चुकाना है। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने पर सहमत कर लिया था, यानी जब वो कर्ज दे रहा था तो उसने एक शर्त रख दी थी स्वप्ना के सामने। क्या शर्त थी? कि उसने स्वप्ना से वादा करा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी, यानी ठीक है जितना पैसा आपको चाहिए रॉ मटेरियल का, कच्चे माल के लिए या बीज के लिए, खाद के लिए, मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब आपके पास जो है फसल पैदा हो जाए तो आप ला करके उसे मुझको बेच दीजिएगा। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी अच्छा व्यय करना पड़ता है। हर खेती में जो है दिक्कत आती है, वही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है खेती का काम। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? उधार ही लेंगे। व्यापारी के परिसर में उसको 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपया 1500 क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 3 बोरे सपना जो है लेकर के आई थी, तो 15 दिया 4500 रुपया उसका जो है आप कह सकते हैं कि हुआ। व्यापारी के पर्सन में उसको 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपया 1500 क्विंटल के हिसाब से 6000 की हुई। व्यापारी ने 4 बोरा वो लेकर के आई होगी सपना, तो 6000 रुपए हुआ उसका। उसने जो है अब जो ऋण उसने दिया था उसका 3000 रुपया काट लिया और सपना को 3000 ही दिया। अब देखिए 2500 उसने कर्ज दिया था, लेकिन कुछ ब्याज भी तो जोड़ेगा। ऊंची ब्याज दर पर उसने 2500 का ऋण भी दिया, तो 2500 उसका मूलधन, 500 रुपया ब्याज, और उसके बाद 6000 बन रहा था, जिसमें से उसने 3000 रुपए अपना मूलधन और ब्याज काट लिया। 3000 रुपए उसको वापस कर दिए, यानी सपना की सारी रुई को खरीद लिया और उसको 3000 रुपए बदले में अपना मूलधन और ब्याज काटने के बाद दे दिया। अब देखिए सपना उससे आर्गुमेंट कर रही है, क्या कह रही है उस व्यापारी से? केवल 3000? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ रही है। अब देखिए सपना को पता है कि रुई जो हमने बेची है कपास वो ज्यादा महंगा है, लेकिन चूंकि अब कर्ज इन्हीं से लिए थे तो पैसा इन्हीं को देना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और प्राय यही मजबूरी लगभग सभी किसानों के पास होती है कि जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया होता है उनका कर्ज उन्हें पहले अदा करना पड़ता है, फिर अगर उसके बाद कोई सामग्री बचती है तो वो बेच करके अपना गुजारा कर सकते हैं। अब उसके बाद व्यापारी ने भी कहा कि रुई बहुत सस्ती हो गई है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक बहुत ही मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे उसकी बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन व्यापारी कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम्ही ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, आप परेशान मत होइए, बहुत सारी रुई बाजार में आ गई है, अगर आप नहीं बेचोगे तो फिर हम और सस्ते खरीद सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसानों का शोषण भी है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, मिलें उस कपास को खरीद लेती हैं, मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं, यानी जो कपास होता है उससे धागा, और धागा से फिर सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं और उससे फिर जो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं वो कपड़ा बनाने का काम करती हैं। तो ये एक क्रम है, इसको आप समझ सकते हैं। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, यानी जो आपने रुई दी है दूसरे लोग तो इतना भी नहीं देंगे, मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर के आप पता कराओ। स्वप्ना, अब देखिए स्वप्ना खुद बेचारी कह रही है कि आप नाराज मत होइए, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो
उम्मीद की थी कि इस बार मुझे मेरी फसल अच्छी है तो मेरी आमदनी अच्छी होगी, अब जो पैसा आपने दिया है उससे मेरे कुछ महीनों का गुजारा चल पाएगा, लेकिन अगर और पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता। यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति कुंटल में बिकेगी, यानी 300 रुपया प्रति कुंटल के पीछे उन्होंने उसको पैसा कम दिया, और 300 रुपया कम दिया, 4 बोरी लिया तो उन्होंने 4 तिहाई 1200 रुपये सपना को और मिलना चाहिए था, जो कि व्यापारी ने उसको नहीं दिया, केवल इस चीज का फायदा उठा करके कि इसने मुझसे उधार लिया है और इसको तो मेरे पास अपना कपास बेचना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसा हम लोगों ने उस चैप्टर में भी वहां पर पढ़ा था कि रामानंद के पास एक बहुत बड़ा फार्म था और वहां पर लोग उसके फार्म पे आकर के, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो मजदूरी करते थे और वो उनको बहुत ही निम्न मजदूरी देता था। न केवल खेती के लिए वरन आवश्यक चीजों के लिए, जैसे बीमारी पड़ गई या घर में बच्चों का फीस जमा करना है। प्रतिवर्ष ऐसा समय आता है जब किसानों को कोई काम भी नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती, यानी आपने देखा था कुछ महीने सीजन में उनको काम करने के लिए काम मिलता था, बाकी बाद के समय खाली रहते थे, जिसमें कुछ लोग जो है बाहर नौकरी करने चले जाते थे और उसके बाद जब सीजन होता था तो फिर वापस आते थे। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है, यानी उन महीनों में जब किसानों के पास कोई काम नहीं है, आय का और कोई स्रोत नहीं है, तो केवल कर्ज लेकर के ही अपनी आजीविका चलाना उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो मजदूरी करके कमा लेती। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर दैनिक रूप से मजदूरी कर रहा है, खेती नहीं है उसके पास, तो भी जो सपना की आय हुई है कोई बहुत ज्यादा आय नहीं हुई है। अगर वो मजदूरी भी करती तो इतना ही कमाती। तो खेती और मजदूरी में आप ये देख सकते हैं कि एक मजदूर और एक खेतिहर मजदूर, यानी जिसके पास खेत है अपना, उसकी आय मतलब एक लेबर से भी कम है, एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति से भी कम है। इरोड का कपड़ा बाजार, अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के ही एक इरोड के तमिलनाडु में ही उदाहरण दिया गया है बाजार का। आप इसको कहीं भी एक कपड़े बाजार का अपने दिमाग में इमेज कर लीजिए, अपने आसपास का, और इसकी कल्पना करिए। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने आ जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीद लेते हैं। मतलब जो भी बुनकर हैं वो लाके व्यापारियों को अपने कपड़े बेच जाते हैं और व्यापारी क्या करते हैं, उस कपड़े को खरीद लेते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर वहां लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो बुनकर हैं वो व्यापारियों के पास कपड़ा लाके दे जाते हैं और वे व्यापारी क्या करते हैं, अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जो उनके व्यापारी हैं जो उस कपड़े को खरीद करके फिर आगे उस पर जो है अपना बेचने का या उसको और अच्छा बनाने का काम करेंगे, उनको ये आर्डर नोट करा देते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। यानी ये जो व्यापारी मार्केट में बैठे हुए हैं ये सूत को खरीद लेते हैं, यानी कच्चे कपड़े को आप कह सकते हैं कि खरीदते हैं, और बुनकरों को यानी जो कपड़े को बुनते हैं, ठीक है ना, उनको जो है ये निर्देशित देते हैं कि इस हिसाब से आप कपड़ा तैयार कर दीजिए। अभी किसी पैंट या शर्ट की सिलाई की बात नहीं हो रही है, अभी केवल कपास से, जो कपास के गट्ठर आपने पढ़े वहां से बुनकरों को दे करके हमें केवल धागा या कपड़ा तैयार करवाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे होता है। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। ये दुकान आप देख सकते हैं कि बाजार में एक व्यापारी की है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है जिनसे इनको ऑर्डर मिलता रहता है। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से सूत यानी कि धागा खरीद करके लाते हैं और फिर बुनकरों को देते हैं कि आप इससे कपड़े को बनाओ। कपड़ा बनाने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के लिए इन्होंने घर पर अपने व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में हम लोग ऐसे ही एक परिवार में जो है एक पावर लूम रखा हुआ है। पावर लूम माने बिजली से चलने वाला करघा, इसको देखते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इस करघों पर कई घंटे तक काम करता है। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं जिस पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियां, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों, कपड़े और चद्दरों को इस करघों पर बनाया जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करघे हैं और इनमें देखिए धागे जो है अलग अलग रंग के धागे लगे हुए हैं और उनसे मिलकर के ये कपड़ा तैयार हो रहा है। यानी कपास को दबा करके बनाया गया कपास का गट्ठर और उसको इन्होंने क्या किया जो है करघा मशीन में डाल करके जो धागे बने हुए थे धागों से मतलब करघा मशीन में धागे डाले गए और धागों से फिर बुनकरों ने कपड़ा बुन करके व्यापारियों को बेच दिया। अब इन कपड़े के व्यापारियों से कपड़ा मिलें कपड़ा खरीदेंगी और वे जो है बनाएंगी कपड़े को भी और पैंट शर्ट को भी बनाएंगी, डिजाइन भी करेंगी और फिर वो बेचेंगी किनको, जो व्यापारी उस कपड़े को आगे मार्केट में देश में या फिर विदेश में बेचेंगे। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम को बांट देते हैं। अब देखिए जो व्यापारी हैं उनको तो आगे कपड़ा मिलों को देना है, तो वो बुनकरों को जिस हिसाब से आगे डिमांड मिलती है उस हिसाब से वो बुनकरों को धागा दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस हिसाब से कपड़ा बना लाइए। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। देखिए अब बुनकर क्या है, बुनकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। व्यापारी ने क्या किया, सूत ला करके बुनकर को दे दिया और बुनकर ने क्या किया, कपड़ा इनको दे दिया। तो एक तो व्यापारी जो मैंने हैंडलूम वाला है वो व्यापारी से क्या कर रहा है, सूत भी ले रहा है और उसी को जाकर के अपना कपड़ा भी बेच दे रहा है। मतलब सेम सोर्स से उसको दोनों तरीके की प्रोटेक्शन मिल जा रही है। एक तो उसको जॉब भी मिल रहा है, दूसरा उसके साथ उसको पैसा भी मिल रहा है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर जो है बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहता है। देखिए कपास के खेतों से अभी आपने देखा कि जो स्वप्ना थी उसने एक कपास व्यापारी को अपने कपास को दे दिया, वो क्या करेगा, मिलों को दे देगा जो धागे बनाने वाली मिलें हैं और उनसे फिर वो व्यापारी धागे को खरीदेंगे जो बुनकरों को दे देंगे कपड़ा बनाने के लिए। तो हर जगह आप देखिए कि व्यापारी ही सीधे सीधे लाभ की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। अब बुनकरों को तो बहुत कम पैसा मिलता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा, क्योंकि उनको तो व्यापारी ने सूत दे दिया, सूत से उन्होंने कपड़े को बना दिया। वो कैसे जानेंगे कि यह कपड़ा आगे कहाँ और किस रेट में बिकेगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी या कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने वाले कारखाने को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। देखिए खेती से वो कपास निकलने के बाद फिर सीधे व्यापारियों के पास आ गया। व्यापारी ने ही एक बार उसको धागा बनाने वाली मिलों को दिया, धागा बनाने वाली मिलों ने फिर व्यापारियों ने धागे को लेकर के फिर बुनकरों को दिया, बुनकरों से फिर कपड़ा लेकर के उन्होंने फिर आगे मिल्स को दे दिया जहां पर अलग अलग पैंट शर्ट जो भी डिजाइनर कपड़े बनने वो सब बनेंगे। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को कम से कम 2 करघा लगाना पड़ता है, यानी कि 40,000 का निवेश उसको करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता, इसलिए घर के दूसरे वयस्क 10 में 10-12 घंटे काम करते हैं। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,3500 ही कमा पाते हैं। अब देखिए पूरा परिवार घर में लगा हुआ है और 40,000 का इन्वेस्टमेंट भी किए हैं तो भी कुल 3500 रुपया कमा पा रहे हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि दादन व्यवस्था किससे संबंधित है। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त हो जाता है। दादन व्यवस्था पहला तो ये समझ लिए कि कपड़े से संबंधित है, दूसरा जहां पर व्यापारी उनको कच्चा माल देकर के तैयार माल प्राप्त कर लेता है। भारत के अनेक शहरों में ये व्यवस्था चल रही है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सहकारी संस्थाओं का रोल आपको समझना है और ये क्या होती हैं ये भी जान लीजिए। देखिए हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं, तो अब बुनकरों की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है धीरे धीरे, तो उनके लिए देखिए क्या योजना है गवर्नमेंट की। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। अब इसमें क्या होता है, एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठा होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। यानी सहकारी संस्था जिसे आप कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, वहां पर एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग लोग होते हैं जिनका कॉमन गोल होता है और वे सब लोग मिलकर आपस में काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। मतलब बुनकर लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें बुनकर से रिलेटेड जितने भी काम हैं अपने अपने काम को अलग अलग बांट के और काम करना शुरू करते हैं। यानी उनका मेन काम है कपड़ा तैयार करना।
तो कपड़ा तैयार करने में जो प्रोसीडिंग है उनको वो आपस में बांट लेते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य मिल जाता है। यानी ये जो सहकारी संस्थाएं हैं ये व्यापारियों से क्या करती हैं, सूत खरीद लेती हैं, बुनकरों को दे देती हैं, बुनकर कपड़ा बनाते हैं और फिर यही संस्थाएं उन कपड़ों को आगे बेचने का भी काम कर देती हैं, जिससे जो डायरेक्ट बेनिफिट है बेचने के बाद वो जिस संस्था में आता है और बुनकरों को अच्छा पैसा मिल सकता है। कभी कभी राज्य उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदने में उनकी मदद भी करता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि आजकल हमारे यहाँ जैसे जब 15 अगस्त आता है तो झंडे के लिए जो है कहा जाता है कि झंडा हम लोग किसी फैक्ट्री या किसी उससे नहीं लेंगे, जो लोकल बनाने वाले हैं, हैंडलूम वाले हैं, पावर लूम वाले हैं, उनसे हम लोग लेंगे। तो कई जगह आपने देखा होगा कि इन सब चीजों को स्कूलों में भी प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि कई जगह का आपने देखा होगा, उदाहरण हमारे जिले में ही मैं आपको बताऊं तो एक डीएम साहब ने जो है ये कहा था कि जो स्वयं सहायता समूह कपड़े बनाते हैं उनको हम विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर जो मुफ्त ड्रेस मिलती है तो वो ड्रेस सिलाई जो है वहीं से होगी, वो कपड़ा जो है लेकर के उनको ही दे दिया जाएगा, वही लोग ड्रेस सिल के देंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी बुनकरों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। सरकारी स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना, यानी जो बच्चों को फ्री कपड़े दिए जाते हैं, ड्रेसेस दी जाती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहायता के लिए सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। और अब देखिए सहकारी संस्था मतलब वही सहकारी संस्था है जहां पर कई बुनकरों ने अपने ग्रुप को बना रखा था, वो एक सहकारी संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं और वहां से कपड़ा तैयार करके गवर्नमेंट के आर्डर पर उसको बेच भी रहे हैं। तो यानी अब व्यापारी बिल्कुल हट गए, बुनकरों को ही सारा लाभ डायरेक्टली हो रहा है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समितियों से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों से माध्यम से बेच रहे हैं, जिसको आप कोऑपरेटिव के नाम से भी अपने जिले में देख सकते हैं कि वहां से भी कपड़े मिलते हैं और सस्ते दामों पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। अपने अपने शहर में ये दुकानें आपने देखी होंगी। अब दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेज देता है। वस्त्र निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, बाहर देशों में भेजने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। अब देखिए एक कंपनी है जो कपड़ा लेकर के मतलब आप कह सकते हैं व्यापारियों से और बाहर विदेशों में भेजती है शर्ट बना करके उसका, और शर्ट उनके डिमांड पे बनाती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं और कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, मतलब बहुत स्टोर्स की चेन्स हैं वहां पे, कि वहां पे ये यहाँ से बने हुए मिलों के कपड़े जो शर्ट पैंट जीन्स ये सब बनते हैं वो वहां पर बड़े बड़े स्टोर्स में बिक्री के लिए जाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपने शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, चूंकि इनको ब्रांड देना है, क्वालिटी देनी है, तो माल देने वालों से न्यूनतम, ये तो आप जानते हैं कि जब वो वहां बैठे हैं तो वो इंडिया में जितने भी लोग सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े बेच रहे होंगे उन्हीं से खरीदेंगे, तो न्यूनतम मूल्य पर माल की खरीद की मांग करते हैं। साथ ही सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय का विशेष ध्यान भी होना चाहिए, ये सब शर्त में रहता है। अगर सामान दोष युक्त हुआ या जरा सा भी विलंब हुआ तो वे सख्ती से निपटते हैं और फिर आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने का प्रयास करते हैं। यानी हम एक्सपोर्टर हैं तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा परचेजर है बाहर का, विदेश का, जो हमारे विदेश का व्यापारी हमसे कपड़ा ले रहा है, हम उसकी मांग को 100% पूरा कर सकें। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चों में कटौती करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए वो जो विदेशी कंपनी, जो विदेशी स्टोर का मालिक है, जो यहाँ से बने बनाए पैंट शर्ट ये सब ले रहा है, वो कह रहा है कि हमें सस्ते से सस्ता दो, तो ये क्या करेंगे, खर्चे में कटौती करेंगे। कैसे? काम करने वालों को जहां तक संभव हो न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लो। 8-8 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट मिलों में चलती है और उनका तनख्वाह देख लीजिए कितना है, 6,000 7,000 8,000। इस तरह वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को सस्ते दाम पर वस्त्र भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन शोषण किसका हो रहा है? हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर और मजदूर का शोषण हो रहा है। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें 70 लोग हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से, देख लीजिए आपने वहां भी पहले पढ़ा था कि
कुछ लोग स्थायी कर्मचारी होते हैं, कुछ लोग अस्थायी। अब मजदूर जो खेत में काम कर रहे हैं उनकी तो वही हाल लगभग इनका भी है। अधिकतर महिलाएं कामगार हैं, उसमें अस्थायी हैं। जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि काम की आवश्यकता नहीं है, उनसे जाने के लिए कह सकता है, यानी जब काम है तभी आपको रहना है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है, यानी जितना आपको ज्ञान है अपने काम का उतना ही आपको पैसा मिलेगा। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा पैसा वो दर्जी सिलाई वाले को देते हैं, जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। आप देख लीजिए, अधिकतम तनख्वाह 3000 है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग के काम पर रखा जाता है। इनके लिए न्यूनतम मजदूरी, अब यहाँ देखिए मजदूरी दी हुई है, दर्जी 3000, इस्त्री करना प्रेस 1.5 रुपया प्रति पीस, जांच करना 2000 रुपया प्रति माह, मतलब देखो उसमें धागे ना निकले हो, बटन लगा हो, धागे कसना, बटन लगाना 1500 रुपया प्रति माह। अब देखिए 1500 रुपया प्रति माह में कैसे काम चलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वही कमीज अब जा रही है। अब देखिए आपको समझना है, एक कमीज है कपास के खेत से शुरू हुई है, और कपास के खेत से व्यापारी ने लेकर के धागा बनाने वाली फैक्ट्री को दिया, धागा बनाने वाली फैक्ट्री से व्यापारी ने फिर धागे को खरीदा और बुनकर को दे दिया जिसने कपड़े बनाए, और कपड़े बनाने वाले से फिर व्यापारी ने लेकर के उसको कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री को आप कह सकते हैं कि दे दिया, जिसने शर्ट, कमीज, जीन्स और भी डिजाइनर कपड़े बनाए, और उसने फिर अपने लोकल मार्केट में और बाहर जहां अच्छा पैसा मिल रहा है उसको भी बेच दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान का बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है। अब देखिए यहां से जो उन्होंने कपड़े खरीदे तो विदेश में कैसे बिक रहे हैं। $26 एक शर्ट की कीमत है, $26 माने 1800 रुपए की बेची जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप जरा सा उसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है या जो फाइनल बेच रहा है इसको व्यापारी, उसका जो है क्रय मूल्य है 300 रुपया। यहां से आप समझिए उसने 300 रुपए पर खरीदा है इस शर्ट को इंडिया से। भंडारण आदि यानी स्टोर किया, वो ले जाएगा, भंडारण करेगा भाई, यहाँ से ले जाने का खर्चा प्लस वहां स्टोर करने का खर्चा, स्टॉक मेंटेन करने का खर्चा 200 रुपया आया, तो हो गया 500 रुपया। उसके बाद विज्ञापन पर 400 रुपया, यानी उस पर वहां पर उसने बढ़िया बढ़िया ऐड देना शुरू किया, बड़े बड़े कंपनीज के माध्यम से, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स के माध्यम से, या आप बता सकते नेता अभिनेता के माध्यम से। तो आपका यहाँ तक 500 रुपया था, और 5-4 900 रुपया उसका जो है कुल मिला के विज्ञापन, भंडारण और खरीदने पर उसका पर्सनल खर्चा आया। और वो बेच कितने में रहा, 1800 में, तो 900 उसका हो गया शुद्ध मुनाफा। अब यहाँ कपास बोने वाले ने जो किसानी का काम स्वप्न कर रही थी, उसको कुल कितना मिला था, 3000 रुपए मिला था सब कुछ काटने के बाद, जब उसने 4 कुंटल कपास बेची थी। अब आप देख सकते हैं कि किसी का लाभ बहुत ज्यादा है बिना किसी कम एफर्ट के, और किसी का लाभ बहुत कम है बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो इन सब चीजों को हमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपया प्रति है कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपए प्रति हिसाब से, कार्यालय का खर्च 25 रुपए की दर से। और क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। अब ये 300 रुपए में, देखिए यहाँ पर 300 रुपए में बेचा किसने, जो इंडिया वाले ने बेचा बाहर वाले को। अब 300 रुपए में ये उसका खर्चा था, इसके खर्चे को देख लीजिए। तो इसने ज्यादा पैसा कमाया कि ज्यादा पैसा इसने कमाया जो वहां पर बैठ के कपड़े को बेच रहा है, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बाजार में लाभ कमाने वाला कौन है। अब बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केटिंग के लिए खरीदार से जोड़ती है। आपने देखा कि रुई कपास के खेत से और कहां पहुंच गई, इंटरनेशनल मार्केट में, विदेश में कपड़ा बिक रहा है, तो कनेक्ट तो कर दिया उस कपड़े ने, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि किसको कितना इससे लाभ मिला। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से वे लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी लोगों को समान रूप से लाभ हुआ। अब कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनको बहुत कम पैसा मिला। आप खुद ही यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं कि इसमें समानता कहाँ है। जो सबसे ज्यादा मेहनत किसान कर रहा है उसको सबसे कम पैसा मिल रहा है, और उसके बाद हर स्टेज पे केवल लोग एक दूसरे से खरीद बेच ही रहे हैं। तो जो सबसे फाइनली इसको बेच रहा है उसी का मुनाफा सबसे ज्यादा है, विदेशी का। बाजार और समानता। विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, यानी उसने 300 कमाया था, उसने कमाया सीधा 900, यानी 3 गुना लाभ उसने ज्यादा कमाया। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार
मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले किसान का और बुरा हाल है, लेकिन बाजार में उनके उत्पाद का उनको उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है, मतलब ये बहुत ज्यादा ना तो उससे लाभ कमा रहे हैं ना बहुत ही नुकसानदायक है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई लेकिन अधिक है। बुनकर मतलब सबसे कम किसान, उससे थोड़ा सा अधिक बुनकर, उससे थोड़ा सा अधिक जो यहाँ के व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी या जो बीच के व्यापारी बेच रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन है जो फाइनली उस कपड़े को विदेश में बेच रहा है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि पर्याप्त रूप से हम पैसा नहीं कमाएंगे तो परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, और जब इनकम सेम नहीं होगी या इनकम सफिशिएंट नहीं होगी, बराबर नहीं होगी सबके, तो हम अपने आप को दूसरे के बराबर कैसे मान पाएंगे, कैसे हम समानता के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए मॉल का एक दृश्य दिखाया गया है, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो देखते हैं। अब आप खुद जब किसी मॉल में जाइए तो सोचिए कि यहाँ पे जो सामान बिक रहा है एक्चुअल लागत उसकी कितनी होगी और कितना प्रॉफिट मार्जिन ये लोग कमा रहे हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देती है, तो वे लोग जो इसको उगाते हैं और बनाते हैं, किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। क्यों? ये वे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर चढ़े हुए ऋण, जैसे स्वप्ना के पास था, उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करने और अपने सामान को बेचने के लिए भी प्रायः, और नौकरी प्राप्त करने के लिए हर चीज में, मतलब 0 से लेकर के 100 तक में उनको हर जगह किसी न किसी साहूकार या किसी न किसी व्यापारी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि कर्ज की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, कर्ज उनका खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो सहकारी संस्थाएं आने से उनको थोड़ा बहुत लाभ मिला। सतत विकास दर यानी जो SDG जिसको हम कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उचित कार्य करने और आर्थिक वृद्धि करने के लिए ये जो कॉलम नंबर 8 है उसमें दिया गया है सस्टेनेबल गोल 8 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल गोल SDG गोल्स 8 किसके लिए है, ठीक है ना। तो डिसेंट वर्कर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये है। तो ये था हमारा आज का अध्याय। आशा करता हूँ कि आपको चीजें सरल रूप से समझ में आई होंगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।